हेलो दोस्तों। मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। यहाँ पर हम दाईं तरफ कुछ चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी ये लोहे के औजार हैं। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंतरिक पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न हैं। इन्हें हम जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और अधिमयी कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीन तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया।
यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। इसमें जितने भी ये जो क्वेश्चन हैं इनके जवाब हम बाद में देंगे। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों तथा प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। नीचे यहाँ दाईं तरफ लिखा हुआ है, सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। यहाँ पर जो हम दाईं तरफ जो चित्र देख रहे हैं ये सांची का है। मूर्तिकला का एक नमूना है ये, जिसमें किसी शहर का पूरा वर्णन है। और यहाँ जो हम दाईं तरफ ऊपर एक चित्र देख रहे हैं ये दिल्ली में मिला वलय कूप है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। यहाँ पर एक कहानी है, बेरी गाजा, मतलब भरूच का यूनानी नाम है की कहानी। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा,
पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाईं तरफ आहस सिक्के। आहस सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहस सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। यहाँ पर जो हम दाईं तरफ जो सिक्के देख रहे हैं, इन्हें ही आहस सिक्के कहते थे। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहस सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहस सिक्का कहा जाता था। आहस सिक्कों पर कोई लेख नहीं मिले हैं, लेकिन इनके ऊपर चित्र मिलते हैं बने हुए। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मतलब मथुरा की बात हो रही है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं।
जहां लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उत्तरी काले चमके पात्र, NBPW। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी हो रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। बहुत कड़ी सज़ा होती थी उस ज़माने में। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु। हमने एक बार अरिकामेडु देख भी चुके हैं पिछली बार के मानचित्र में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये जो दिख रहे हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। अन्यत्र मानचित्र 6 पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए।
ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल मतलब एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थीं, जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। यहाँ पर जो चित्र बना है ये एक एक्वाडक्ट ही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन और श्रेणी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले के हैं। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुई और अरिकामेडु का पत्तन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले का है। 2200 तथा 1900 साल पहले का है। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है और अब हम इसके आंतरिक और ये जो बाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। पहला सवाल, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो उत्तर है प्रतिदिन प्रयोग होने वाली लोहे की चीज़ें, कुर्सी, पेंचकस, हथौड़ा, तवा और चिमटा। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। तो उत्तर है कहानी में आए व्यक्तियों, होटल व्यवसायी, माली, कुम्हार, घास काटने वाले, व्यापारी और घोड़े का व्यापारी। अब शहर में कौन कौन होते थे? होटल व्यवसायी सिर्फ शहर में होते थे और व्यापारी सिर्फ शहर में होते थे। गांव में कौन होते थे? कुम्हार गांव, सिर्फ गांव में होते थे जो कुम्हार होते थे। शहर तथा गांव दोनों में कौन होते थे? माली शहर तथा गांव दोनों में होते थे। घास काटने वाले शहर तथा गांव दोनों में होते थे और घोड़े का व्यापारी शहर तथा गांव दोनों में होता था। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? प्रश्न नंबर 3। तो उत्तर है घोड़े का व्यापारी शहर में घोड़े बेचने के लिए आया होगा। प्रश्न नंबर 4, क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण को बताओ। तो उत्तर है महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को नहीं अपना सकती थीं क्योंकि वे घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थीं तथा घर से बाहर कम ही निकलती थीं। प्रश्न नंबर 5, सांची की मूर्ति कला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? तो उत्तर है ये दीवारें तराशे हुए पत्थरों से बनी हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो उत्तर हाँ, इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो उत्तर है बेरी गाजा में आयात होने वाली चीज़ें। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। बेरी गाजा से निर्यात होने वाली चीज़ें हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र बेरी गाजा से निर्यात किए जाते थे। प्रश्न नंबर 8, 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। तो उत्तर है हड़प्पा युग में घोड़े तथा रागी, एक प्रकार का अनाज होता है रागी, का प्रयोग नहीं किया जाता था। प्रश्न नंबर 9, व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं? उत्तर है व्यापारी नमक से सफ़ेद धान का विनिमय करते हैं। प्रश्न नंबर 10, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं? व्यापारी रेतीले रास्ते पर गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो उत्तर है मथुरा के लोग मूर्तिकार, बुनकर, लोहार, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले जैसे व्यवसाय में संलग्न थे। इत्र बनाने का व्यवसाय हड़प्पा युग में नहीं था।
विनिमय का मतलब होता है सामान का खरीदना बेचना, विनिमय करना। प्रश्न नंबर 12, उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षण नियुक्त कर सकता था, निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। उत्तर है, जिन महिलाओं को निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता था वे इस प्रकार हैं। पहला, विधवाएं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, अवकाश प्राप्त दास और दासियां, अवकाश प्राप्त देवदासियां। प्रश्न नंबर 13, क्या काम के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं? तो उत्तर है, काम के दौरान महिलाओं को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं, और अगर औरत ने अपना काम समय से पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। जुर्माने के रूप में अंगूठा तक भी काटा जा सकता था। प्रश्न नंबर 14, रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। तो उत्तर है, रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। दूसरा, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तीसरा, रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि रोम के साथ हमारा संबंध था। अन्यत्र, तो हम अन्यत्र पाठ में ही पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? तो उत्तर है, रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु बनाने में उत्तम इंजीनियरिंग तथा वस्तुओं का प्रयोग किया गया था, जो हर मौसमी परिवर्तन को सहन करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी, जिस कारण से इनका अस्तित्व आज तक कायम है। कल्पना करो, तुम बेरी गाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो, तुमको क्या क्या देखने को मिला? उत्तर, बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाली नावों को चलाना नाविकों के लिए बहुत मुश्किल होता था। यहाँ कुशल और स्थानीय मछुआरे ही नाव तथा जहाज़ों को पत्तन तक ला पाते थे। यहाँ पर शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात हो रहा था, जबकि हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र जैसी वस्तुओं का यहाँ से निर्यात किया जा रहा था। यहाँ हमारे आंतरिक प्रश्न हो गए हैं। अब हम बाह्य प्रश्न उत्तरों को लेते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। तो हम यहाँ देख सकते हैं, खाली जगह को भरना है। तमिल के बड़े भूस्वामी को कहते थे, क्या कहते थे? वेल्लला कहते थे। ख, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। ग, तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? उड़वार कहते थे। और घ, अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। प्रश्न नंबर 2, ग्राम भोजकों के नाम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? तो उत्तर है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। प्रश्न नंबर 3, गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो उत्तर है, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। तो हमें सही जवाब ढूंढने हैं, जैसे कि वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाने के लिए किया जाता था, कपड़े धोने के लिए किया जाता था, सिंचाई के लिए किया जाता था या जल निकास के लिए किया जाता था? तो हमारा उत्तर है 4, जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के क्या थे? चांदी के, सोने के, टिन के या हाथी दांत के बने होते थे? तो हम जानते हैं आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। इसी तरीके से मथुरा महत्वपूर्ण है किस लिए? गाँव के लिए, पत्तन के लिए, धार्मिक केंद्र के लिए, जंगल क्षेत्र था। तो हमने पढ़ा है कि मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। घ, श्रेणी किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो श्रेणी होते हैं शासकों के लिए, कि शिल्पकारों के लिए, कि कृषकों के लिए या पशुपालकों का संघ होता था? तो ये शिल्पकारों के लिए प्रयोग किया गया है श्रेणी शब्द। आओ चर्चा करें। प्रश्न 5 है ये। पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे?
अन्य औजार किस काम में आते होंगे? तो यहाँ पर जो हम औजार देख रहे हैं ये 3, तो उत्तर है खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सड़सी का प्रयोग किया गया होगा। प्रश्न नंबर 6, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए? उत्तर, हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थीं, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 7, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। उत्तर, मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। प्रश्न नंबर 8, अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं? तो उत्तर है, मैं शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है इसके आंतरिक और उसके बाद वाले हमारे सभी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। तो कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांवों में कौन रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जो वेल्लला कहलाते थे, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपनी जमीन पर दास मजदूर से काम लेता था। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी और यह दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी होते थे। संगम साहित्य। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई।
संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। आहत सिक्के सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। शिल्प तथा शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। कम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मतलब काम का जो था प्रशिक्षण देना, काम का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और मेल का वितरण करना था। सूक्ष्म निरीक्षण क्या था? अरिकामेडु मतलब पुदुचेरी 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जा सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है पूरी तरीके से समाप्त। मुझे आशा है कि आप सबको साथ में पढ़ने में मज़ा आया होगा। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।